हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो। सेकंड है ये, तो पार्ट 2 आप कह सकते हो। एंड आज मैं आपको थोड़ी बाकी की चीजें शेयर करूंगी। एक वीडियो में मैंने आपके साथ थोड़ी सी चीजें शेयर करी थी जो कि आपको बहुत अच्छी लगी और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने सारे लोगों ने उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। सो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले तो ये कि जब मैं पूरा कंप्लीट मेरा टाइम हो गया था कि मुझे अब डिलीवरी कराने जाना ही है, डॉक्टर ने मुझे डेट दे दी थी। आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पूरा उसको देखिए, फिर उसके बाद आप यहाँ की स्टोरी सुनिएगा। तो जब मुझे डेट मिल गई थी कि 8 जून को हर हाल में बेबी को डिलीवर करना ही है, बिकॉज उनको बहुत रिस्क था। ये बहुत ज्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो गई थी लास्ट में। तो मैंने ना पूरा अपना काम कंप्लीट किया, थोड़े से वीडियो बैकअप के लिए भी बनाए थे और मैंने अपनी हर वो चीज़ जो है एडवांस में करके रखी थी ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे के साथ में टाइम बिताऊं और थोड़ा ज़्यादा रेस्ट कर सकूं। बट मेरी एक आदत है, आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये आदत होनी नहीं चाहिए। अगर आपको रेस्ट की ज़रूरत है तो आपको रेस्ट करना चाहिए। तो मैंने ना अपना सारा काम खुद ही किया और अच्छे से मैंने अपना हेयर वॉश किया। और एक दिन पहले, जिस दिन डिलीवरी के लिए जाना था उससे एक दिन पहले, यानी कि 6 तारीख को, 6 जून को मैंने अपना मैनिक्योर कराया, पेडिक्योर कराया, अपना क्लीन अप कराया और पूरा का पूरा मैंने वैक्स कराया था हाथ पैर पे। एंड कंप्लीटली जो है अपने आप को बहुत अच्छे से पैम्पर करने के बाद एक अच्छा सा हेयर कट लिया मैंने। और उसके बाद मैं जो है नेक्स्ट डे सारी चीजें कंप्लीट करी मैंने, फिर हेयर वॉश किया। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये ना फिर बेबी होने के बाद 3 4 5 6 महीने तक बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है आपको अपने आप को बिल्कुल केयर करने का या पैम्पर करने का, जब तक कि आपके घर में बहुत सारे लोग ना हो। तो इसलिए मैंने ये किया और पता है बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। सो इससे आपको बहुत एनर्जेटिक एंड बहुत फ्रेश फील होता है। मुझे तो हुआ था, इसलिए मैंने ये किया। अपने लिए भी कभी कभी कुछ करना जरूरी होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट डे पूरा अच्छे से बाल वाल धो लिया, बिकॉज 4 से 5 दिन आप हेयर वॉश नहीं कर सकते और बेबी करने के बाद तो आप 2 3 दिन फिर और नहीं कर सकते। तो फिर ये सब करने के बाद सारी चीजें पैक करी और हॉस्पिटल बैग के नाम पे मैंने धनश्री की सारी चीजें, मतलब बेबी की सारी चीजें पैक कर ली थी ऑलरेडी बहुत पहले ही। और अपनी कुछ चीजें मैंने 2 3 दिन पहले ही पैक करके रख ली थी। जब डॉक्टर ने कहा हाई रिस्क है, हाई रिस्क है, दैट्स वाई मैंने सब पैकिंग कर रखी थी। और फिर हम यहाँ से फाइनली जो है अपने, हाँ मैंने ना उस सेम डे अपने एक दिन पहले ही बच्चों को, मेरे जो 9 कैट बेबी हैं उनको नहलाया। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपके 9 बच्चे हैं ऑलरेडी, आपके 9 बच्चे। मेरे 9 कैट बेबी हैं, यानी कि छोटे बड़े साइज की हैं, बट सारे मेरे कैट बेबी हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं हमें दे दीजिए, तो देखिए मैं उनको बेचती नहीं हूँ, उनको मैं सिर्फ पालती हूँ। अब जितने बच्चे हो गए हैं, फेरी के बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हो गए, तो टोटल 9 बेबी हो गए हैं। तो मैं किसी को देती नहीं हूँ, अपने पास ही रखती हूँ क्योंकि उनसे इतना प्यार हो जाता है। उनको नहलाया धुलाया साफ करा, क्योंकि मुझे लग रहा था ना कि मतलब फिर मुझे इनके लिए भी 2 3 महीने उतना टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले तो मैं इनकी पर डे क्लीनिंग करती थी। और प्रेगनेंसी में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर में कैट हैं, देखिए मैं जो चीज याद आती जा रही है वो बता रही हूँ आपको, कि अगर आपके घर पे कैट है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि बस आप कुछ भी करो, उनकी क्लीनिंग कर दो, सब कर दो। इफ अगर आप प्रेग्नेंट हो, आप उनकी जो पॉटी क्लीन करनी होती है, लाइक जो जिस लेटर में वो करते हैं उसको छान करके आपको अलग डालना होता है, तो वो काम आप किसी और से कराओ। या फिर जॉइंट फैमिली है या आपके घर पे हेल्प लगे हुए हैं, हाउस हेल्प, तो उनसे आप कराओ। बट खुद आपको नहीं करना, क्योंकि उससे इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। डॉक्टर्स मना करते हैं, कैट से ही दूर रहने को कहते हैं डॉक्टर्स तो। बट मेरे तो पूरे 24/7 फेरी तो एकदम सर पे तकिए पे ही सोती हैं वो रातुल जी के, तो क्या कर सकते हैं। बट मैं बच्चों को इतना क्लीन रखती हूँ, इसीलिए इसी चक्कर में।
फिर मैंने उनको मेरी डिलीवरी से 2 महीने पहले ना बच्चों का मुंडन भी करा दिया था, सारे जितने कैट बेबी हैं सबका, ताकि उनके अगर स्किन में थोड़ा भी इन्फेक्शन हो तो वो हट जाए। उनको फिर मैंने रगड़ रगड़ के नहलाया था और अच्छे से साफ कर दिया था, ताकि उनके जब धनश्री या जो भी बेबी आने वाला है उसके बिल्कुल भी इन्फेक्शन ना हो। और बच्चों के बाल भी इनके छोटे छोटे थे तो इधर उधर लगते भी कम थे, तो 2-3 महीने में इनके इतने बड़े बड़े बाल आ पाए थे। तो मतलब पूरा माहौल एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था जब मैंने अपने बैग वैग गाड़ी में रखे और फिर मैं और रातुल जी हम हॉस्पिटल के लिए निकले। करीब 3:30 बज रहा था। डॉक्टर ने कहा आप आ नहीं रहे हो, आप आ नहीं रहे हो। मतलब उनको लग रहा था हम 1-2 दिन और डिले कर देंगे। वो डर रही थी कि कहीं बेबी को कोई दिक्कत ना हो जाए हमारी लापरवाही के चक्कर में, कि हम ना एक दिन और बिता रहे थे ताकि इनके लंग मैच्योर हो जाए, ये थोड़ा सा मैं और खा लूं प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन की कमी लग रही थी जिसकी वजह से बेबी का वेट कम आया था। बट लास्ट में सब ठीक था। तो मतलब अगर आपको अपने बेबी को हेल्दी रखना है, पेट के अंदर आप चाहते हो स्वस्थ रहे, तो आप प्रोटीन से भरी चीजें खाइए। मैंने ना 4 से 5 महीने करेले कुछ ज्यादा ही खा लिए थे और मैंने दाल बिल्कुल छोड़ दी थी, अरहर दाल, शायद इस वजह से भी ऐसा हुआ था। बट आप बिल्कुल ऐसा मत करना। अगर आपको मन नहीं है दाल खाने का तो आप दाल का ऑप्शन निकाले, आप छेना खाओ या फिर आप खाओ सोयाबीन की बड़ी, राजमा खाओ, लेकिन भाई हेल्दी खाना। और भले ही छोले आप खाओ लेकिन अपने आप को स्वस्थ रखिएगा, और ताकि आपका बेबी सही रहे। और ज्यादा से ज्यादा आप हाइड्रेटिंग चीजें लेना, जैसे कि कोकोनट वाटर, मतलब नारियल का पानी, छाछ आप ले सकते हो, पानी वानी जो भी आपके हित में हो आप वही खाइएगा, ताकि आपका बेबी स्वस्थ रहे। और जब तक आप बच्चे को जन्म दें आप पूरी तरह से स्वस्थ रहें, और उसके बाद तो आप खा पी करके अपनी रिकवरी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई तो हम चले और हम हॉस्पिटल पहुंच गए और मैंने फिर अपना रूम देखा। और रूम मैंने 1 महीने पहले चेक कर लिया था, मतलब जब हम हॉस्पिटल गए थे वहीं पे। तो देखा था कि सिंगल रूम भी था, एक डबल रूम भी था। तो मैंने ना, मुझे रोड साइड का थोड़ा सा खुला खुला सा जिसमें धूप आती है उस टाइप का रूम पसंद है, और मैं चाह रही थी कि वहां पे जो भी आए उसको सफोकेटेड ना लगे। तो हमने ऐसा ही रूम लिया था एंड बहुत ही ब्यूटीफुल था वो रूम। वहां से सामने की रोड दिख रही थी, लोग चल रहे थे और मतलब मार्केट पूरी दिख रही थी, तो ये अच्छा था। ओके, तो मैं वहां पे पहुंची एंड मैंने एक रील वीडियो डाली थी वहां पहुंच करके। और उसके बाद में फिर इंस्टाग्राम पे तो बहुत सारे लोगों को एक्चुअली पेट उतना दिख नहीं रहा था ना, इतने लूज कपड़े पहनती थी तो समझ ही नहीं आता था किसी को। इनफैक्ट लास्ट डे जब मैं जिनसे पेडिक्योर मैनिक्योर करा रही थी उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं कल डिलीवरी के लिए जा रही हूँ। बट ये तो एक बात है। फिर उसके बाद में जब हम पहुंचे तो वहां पे थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज होती हैं, पेपर वर्क होता है। फिर मैं शिफ्ट हो गई। उसके बाद में उन्होंने बोला कि अभी आपको शाम से कुछ खाना नहीं है, बिकॉज सुबह सुबह वो ऑपरेट करेंगे। तो सुबह की टाइमिंग उन्होंने दी थी, पूरा ओटी ओटी सब तैयार हो गया था। तो एक दिन पहले से, बट मेरा मन कर रहा था, सामने समोसे बन रहे थे तो मैंने मंगा लिए। मैंने डॉक्टर को फोन करके बोला, मैंने कहा मैं एक समोसा खा लूं, तो उन्होंने कहा एक खाना, उससे ऊपर मत खाना। फिर मैंने एक भी नहीं खाया क्योंकि वो बहुत ही ऑयली था। उसके बाद में फिर रात में तो कुछ नहीं मिला खाने को। और उसके बाद आपको पानी भी नहीं पीना होता है ऑपरेशन के लिए, 24 घंटे पहले से बिल्कुल कुछ खाना पीना बंद हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे क्या था कि सुबह सुबह 5 बजे मैं उठी थी। मैंने वो भी एक क्लिप रिकॉर्ड की है, ये सब क्लिप मैं बाद में किसी दिन शेयर कर दूंगी आपके साथ, जितना भी एक्चुअली उतना रिकॉर्ड हो नहीं पाया बिकॉज सब अपने अपने में बिजी थे इस वजह से। तो मतलब 5 बजे उठने के बाद उन्होंने कहा था कि आपको 2 पार्ले जी बिस्किट खाना है, और वही मिलता ही है ग्लूकोज वाला बिस्किट, और आपको एक चाय पीनी है, ठीक है। उसके अलावा आप कुछ नहीं खा सकते, क्योंकि मेरा सुबह का ऑपरेशन शाम को शिफ्ट कर दिया था उन्होंने। ओटी बहुत बिजी था, किसी के लिए किसी और के लिए बिजी था सुबह में, इमरजेंसी के लिए। तो फिर ऑपरेशन थोड़ा टल गया, तो शाम का 4 बजे का टाइम दिया गया था। तो फिर मुझे चाय मिली सुबह सुबह पीने को, तो मैंने चाय पी ली थी। एंड उसके बाद में फिर मैंने मुंह धोया, थोड़ा आराम करा। फिर डॉक्टर ने बोला कि आप फटाफट से नहा करके तैयार हो जाइए, आपकी बाकी की चीजें होंगी जैसे कि ड्रिप लगना, कपड़े चेंज होना, इंतजार करना। और
फिर मुझे लग रहा था कि ओके, बहुत नर्वसनेस आ रही थी, मतलब फिर भी मैं इतनी एक्साइटेड थी कि आपको पता है मैंने एक और क्लिप शेयर करी थी मेरे एक पेज है रश्मि रातुल इंस्टाग्राम पे, उस पे जहां मैं तैयार हो रही हूँ। एक्चुअली मैं ना फटाफट से नहा करके आई, फिर उसके बाद मैं ना मेकअप करने लगी। मुझे ये लग रहा था कि जब मेरा बेबी दुनिया में आए तो मतलब जब मैं पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर होके जा रही हूँ कि मुझे सिजेरियन बेबी ही कराना है, ठीक है, नॉर्मल बेबी नहीं कराना। मैं चाहती हूँ सब कुछ स्माइल मेरे चेहरे पे हो और सब कुछ एकदम नॉर्मल तरीके से हो। तो मुझे जब सारी चीजें नॉर्मल लग रही थी तो फिर मैंने मतलब बढ़िया से मैं बैठ करके आराम से तैयार हुई। तो एक है वहां पे सिस्टर, तो उन्होंने थोड़ा सा डांटा कि आप क्या कर रहे हो, मेकअप क्यों लगा रहे हो, आप थोड़ा आराम कर लो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे बहुत जरूरी है ऐसे लगाना क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा उससे कि मैं थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप ये, मुझे लगा मैं अपना ही गाउन पहन करके जाऊंगी, बट उन्होंने अपने कपड़े ला करके दिए। उन्होंने बोला आप अपना नहीं पहन सकते हो, ये आपको पहनना है। तो मुझे हॉस्पिटल की ड्रेस दी गई और फिर मैंने वो थोड़ी देर बाद पहन ली। और उसके तैयार होने के बाद में उन्होंने कहा आप ड्रिप लगवा लीजिए, तो वो मैंने लगवा ली। लगाते लगाते ही आराम से मेकअप कर लिया, कुछ नहीं था। सामने रातुल जी बैठे थे और मेरी देवरानी थी, उनसे बातें कर रही थी मैं। और बाकी जो लोग आने वाले थे वो मुझे पता था कि सर्जरी के टाइम आएगा, कोई आएगा। तो मैं आराम से अपना जो है फोन भी चला रही थी, सारा काम कर रही थी। और रातुल जी मुझे खूब हंसा रहे थे कि ये देखो ये क्या कर रही हैं। फिर उसके बाद में मतलब जब 1 बज गया, सारी चीजें हो गई, मैं आराम से लेट गई, कपड़े चेंज हो गए। तो फिर हमने 1-2 रील वीडियो बनाई साथ में। साथ में क्या, वो बैठे हुए थे और मैंने शेयर भी करी थी। तो वो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर किसी को देखनी हो तो आप इंस्टाग्राम पे जा करके देख लो। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला अब चलिए फटाफट से। तो भाई आपको मैं ना सारी चीजें बताऊंगी। उससे पहले सिजेरियन के लिए जाने से पहले एक चेयर आई, उन्होंने कहा इस पे बैठ के आपको जाना है। हालांकि मैं चल के जा सकती थी, बट एक फ्लोर ऊपर था वो ओटी, तो फिर उस पर बिठा करके ले गए। ठीक है, तो मैं ना थोड़ा डरने लगी। अपना बढ़िया सा मास्क लगा के मैं गई थी, अपना अच्छा वाला मास्क लगा के गई थी, एकदम सीक्वेंस वाला। तो मैं ना बहुत खुश थी और रातुल जी साथ में चल रहे थे मेरे ओटी तक। फिर डर लगने लगा एकदम से जब ओटी पास आया, और वहाँ का माहौल ही इस तरीके का होता है कि आपको और पेशेंट को देख के डर लग जाता है। बट जब तक रातुल जी बाहर दरवाजे पर मेरे साथ थे तब तक तो मेरे को अच्छा लगा, लेकिन जब मैं अंदर गई ओटी के, ओके, और मुझे बाय बोलना पड़ा, तो मुझे लगा यहाँ से आगे का मुझे तय करना है अकेले। तो फिर मुझे बहुत घबराहट सी हुई, बट फिर मुझे लगा नहीं, ओके ओके ओके, 1 घंटे में बेबी मिल जाएगा, बेबी मिल जाएगा, बेबी या मतलब बेबी जो भी होने को है वो मेरे हाथों में होगा, मेरा अपना बेबी। तो फिर उस खुशी में उन्होंने कहा कि अब आप लेट जाइए। तो उन्होंने मुझे ओटी के बाहर एक जो ऑब्जर्वेशन रूम होता है ना, उसमें 2 पेशेंट थे, तीसरे बेड पे मेरे को उन्होंने दे दिया कि आप लेट जाइए। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप ड्रिप लगवा लीजिए। जितने भी इंजेक्शंस थे जो भी वो दे रही थी वो सब लग रहे थे, यहीं पे लगी होती है वीगो, उसी में लग रहे थे। एंड देन जो है उसके बाद एक सबसे घबराहट वाली चीज ये है कि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था कि जब आपको सिजेरियन बेबी होता है तो बेबी सिजेरियन करने के दौरान जो एनेस्थीसिया इंजेक्शन देते हैं उसके बाद आपको कैथेटर लगाते हैं, लाइक जो नली लगती है यूरिन के लिए। बट उन्होंने वहां पे बताया कि वो आपको ऑपरेशन से पहले और एनेस्थीसिया से पहले ही लगनी है। तो मैं इतना ज्यादा घबरा गई कि मतलब मैं क्या ही बोलूं। और देखिए, जब सारी चीजें आप फर्स्ट टाइम कुछ भी फेस करते हो एंड वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो बहुत कई बार चीजें अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। बट अब बिल्कुल अनकंफर्टेबल मत होना, ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है, अब मैं कह सकती हूँ। एंड सबसे बड़ी चीज कि वो आप अपने बच्चे के लिए कर रहे होते हो, ठीक है। एंड मतलब बिल्कुल मत घबराना। अगर आपको आप में से कोई भी प्रेग्नेंट हो और आपको घबराहट हो रही हो किसी भी चीज को लेके, इंजेक्शन को लेके, पेन को लेके, बेबी को लेके, यूरिन जो नली पड़ती है उसको लेके, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि सब कुछ बहुत स्मूथली हो जाता है, ठीक है।
और ये है कि आपको एक एक ह्यूमन बीइंग मिलने वाला है, आपका अपना खून, आपका अपना बेबी मिलने वाला है। तो इस चक्कर में और भी मतलब होता है, बट बाहर जो है रातुल जी सिग्नेचर कर रहे थे, जो पेपर वर्क होता है उस पे, मतलब वो जो फॉर्मेलिटीज होती हैं। और अंदर वो सडनली उन्होंने जब मतलब जो क्या बोलते हैं उनको, जो आते हैं इंटर्न, कई बार इंटर्न आते हैं डॉक्टर से पहले, आपको बहुत सारे इंजेक्शंस देंगे, नली लगाएंगे, और उनके साथ एक दो होती हैं, वो कोई भी हॉस्पिटल हो, एक दाई टाइप की नर्स होती है। तो वो जो है मतलब उन्होंने जब जो कैथेटर लगाया उसको, आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ, जो यूरिन की जो नली होती है वो लगाई, तो मुझे थोड़ा सा पेन हुआ एंड बहुत ज़ोर से मैं चीख निकल गई मेरी। तो फिर रातुल जी ने बाहर सुना होगा, तो उन्होंने मेरी आवाज़ सुन के वो पेन रोक दिया सिग्नेचर करने से। उन्होंने मुझे बताया था बाद में कि मैंने पूछा कि किसकी आवाज़ है, तो रश्मि की आवाज़ है। तो डॉक्टर बोली कि हाँ हाँ आप साइन करिए, उन्हीं की है। बट फिर नर्स ने मेरे से बोला कि ये तो मतलब बहुत चिल्ला रही हैं, तो ये तो नहीं हो पाएगा हमसे, ये वो चलने लगी। तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा ओके ओके। मैंने बहुत तेज उनका हाथ इतनी तेज पकड़ लिया, इतनी तेज पकड़ लिया, अपने दांत बंद कर लिए, मुंह बिल्कुल बंद कर लिया। मैंने कहा ओके, और फाइनली वो प्रोसेस पूरी हो गई इन जस्ट 2 सेकेंड। ओके, 2 सेकेंड की बात थी। और उसके बाद में, क्योंकि मेरे सामने वो लाइफ में फर्स्ट टाइम था, और उसके बाद में मैं जो है मतलब फिर बिल्कुल नॉर्मल हो गई। एंड उसके बाद 1 डेढ़ घंटे मैंने वहीं लेटे लेटे, आराम से लेटे लेटे बिताया। और उसके बाद मेरी डॉक्टर को मैंने बोला प्लीज़ उनको बुला दो, मतलब नर्स से बोला कि डॉक्टर को बोलो जल्दी बेबी निकालें, जल्दी बेबी निकालें। इतनी जोर जोर से मैं उनको बोल रही थी, क्योंकि मैं वहाँ बोर हो रही थी, और वहाँ बगल में पड़े हुए थे पेशेंट बहुत हैवी हैवी जिनके ऑपरेशन हुए थे। तो मुझे डर लग रहा था, बहुत बुजुर्ग टाइप के थे 2 लोग, और उस रूम में ना कोई खिड़की थी ना कुछ था, मतलब सब कुछ बंद था। मैंने उनसे बोला भी कि यहाँ बहुत सफोकेशन है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा ओके डॉक्टर आ गई। डॉक्टर ने कहा फटाफट लेके आइए ओटी में। ओफो, मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। तो मुझे ना 2 लोग पकड़ के ले जा रहे थे, तो मैं अपना चल करके ओटी में गई, और उन्होंने एक पतली सी लंबी सी ऊंची सी बेंच डाल रखी थी। उन्होंने कहा आप इस पे लेट जाइए, और उस पे इस तरीके से लेटना होता है, ऐसे करके, और ये जो दोनों हाथ है ना इस तरीके से ऐसे करके होते हैं, पूरे यूं करके। तो वो बांध देते हैं उसको, अगर क्योंकि पेशेंट हाथ ऐसे ना कर ले। बट मेरे हाथ उन्होंने बांधे नहीं, एक हाथ एक नर्स ने पकड़ लिया था, एक ने। और मेरे को जो हार्ट के डॉक्टर थे वो भी लगे थे, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, इतना घबरा रही थी उस टाइम पे। मतलब सर्जरी से पहले जब जांच होती है, तो इसलिए फिर उन्होंने सारी चीज़ें नॉर्मल रहे उस चक्कर में मेरे लिए हार्ट का डॉक्टर भी वहाँ पे रखा था। एंड वो बहुत अच्छे हैं, सारा स्टाफ बहुत कमाल का है, बहुत ही सही हॉस्पिटल है। तो उसके बाद में फिर वो लोग मेरे से बातें करते रहे, तो उन्होंने कहा आप बैठ जाइए। तो यहाँ कमर में एक हल्का सा इंजेक्शन दिया, बहुत मतलब उसमें पेन कुछ नहीं होता, बट जब कुछ आपको हल्का सा निडल चुभती है बस उतना पेन तो होता है। तो वो इंजेक्शन दिया, और एक तो नली की वजह से अनकंफर्टेबल लग रहा था, तो बट लेकिन फिर मेरे को इंजेक्शन दिया, और उन्होंने कहा लेट जाइए। जैसे ही मैं लेटी तो मुझे लगा मैं किसी ट्रेन में चल रही हूँ एनेस्थीसिया की वजह से। एंड मतलब बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे 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 हो रहा था, बॉडी का जो पूरा पेट से लेकर के एकदम पैर तक पूरा सब कुछ सुन 1 सेकंड में ऐसे लगा होने लगा है। और 10 सेकंड बाद मुझे कुछ पता ही नहीं था कि बॉडी का ये हिस्सा भी है। बस मैं बातें कर रही थी, वो मेरे से पूछ रहे थे कि आपका नाम क्या है, और आपकी शादी कैसे हुई, कहाँ हुई, मतलब इस तरीके की 1-2 बातें पूछी, कि मेरा मायका कहाँ है और मैंने क्या पढ़ाई की है। मुझे पूरा याद नहीं है, बट यही सारी बातें हो रही थी। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। और फिर मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई। फिर एकदम से एक बार उन्होंने मुझे ऑक्सीजन का मास्क लगाया, ठीक है। और जब वो मास्क लगाया तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। फिर जब उसको बीच में उन्होंने निकाल दिया, तो मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं। तो उन्होंने ना जैसे जब मेरा पेट सुन्न हो रहा था, तो उस समय उन्होंने आई डोंट नो क्या डाला था, स्पिरिट डालते हैं क्या डालते हैं क्लीनिंग के लिए पेट को। तो वो जो है मतलब बड़ा ही ठंडा ठंडा सा लगा। और उसके बाद मुझे कुछ पता ही नहीं चला, ऐसा लगा मुझे 2-3 लोग ऐसे ऐसे हल्के से खींच रहे हैं, बट कुछ फील ही नहीं हो रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं आराम से लेटी थी, और
1 से 5 मिनट के अंदर उन्होंने मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। बोली मुबारक हो, बोली कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, लो बेटी हुई है, और उसको ट्रे में ला करके ऐसे मुझे दिखाया। मैं इतनी खुश हो गई, और मैंने इतने छेना खाए थे कि वो पूरी एकदम वाइट वाइट हुई थी। और एक तो बेबी पे वो लगा होता है, जो वाटर के अंदर बेबी होता है, तो वो इतनी क्यूट गुल्ला जैसी मेरी बेटी, इतनी प्यारी धनश्री। तो आपको दिखाऊं, ये देखिए, एक सेकेंड, सो रही है। ये ना यहीं पे सोती है, मतलब जब मैं काम करती हूँ तो धनश्री मेरे पास ही रहती है। वेट वेट, हम्म। तो मुझे इतना अच्छा लगा, और मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फिर उसके बाद में 1 से 2 मिनट बाद मुझे थोड़ा थोड़ा सा नींद जैसी आने लगी, और वो बेबी को लेकर के बाहर चले गए और उसको रातुल जी को दिखाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 1 दिन के लिए या फिर 1 रात के लिए या 2-3 घंटे के लिए इनको NICU में रखेंगे, और सारी जांच करने के बाद आपको बेबी हम दे देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे ले गए मेरी बेटी को, और उसके बाद में फिर मेरे को जो है वो उन्होंने जो पेट काट करके बेबी निकालते, उसके बाद पेट सिला होगा, और उसके बाद फिर मुझे 5 से 10 मिनट बाद नींद खुली। एंड उसके बाद में नींद क्या, मतलब एक कमज़ोरी, एक बेहोशी टाइप की होती है। उसके बाद उन्होंने मुझे एक स्ट्रेचर पे शिफ्ट कर दिया, एंड उसके बाद वापस उसी रूम में मगर दूसरे बेड पे मुझे शिफ्ट कर दिया, ठीक। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ ट्रे साफ कर रहे थे, कुछ झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं। तो जब बेबी हो जाता है तो वो आते हैं कि लाइए कुछ दीजिए। तो फिर मैं त्रिपाठी जी को बुलाया, तो उन्होंने सबको सब दिया। उसके बाद में फिर मैं वहीं पे लेटी रही, और फिर मुझसे मिलने के लिए आई अंशु और शिवेंद्र और त्रिपाठी जी सबसे पहले आए, पहले मुझसे मिलने के लिए। मैंने उनसे पूछा कैसी है, किस पे गई है। बहुत एक्साइटमेंट होता है ना। और मुझे ना नींद नहीं आ रही थी, और मैंने रात भर बातें करी थी मैंने नर्स से। और 4 बजे तक तो अंशु ही मेरे पास बैठी रही थी, पूरी रात वो बैठी रही थी मेरे साथ में, बातें कर रहे थे हम लोग। और इतनी बातें कर रहे थे कि मैं क्या ही बताऊं। और जो मिलने वाले थे वो मिलने आ रहे थे OT में, एक एक करके मिलवाने का मतलब दे रहे थे, मिलने दे रहे थे। तो लेकिन जब आप ऑपरेशन के लिए आते हो तो आपको अपने बॉडी पार्ट के जो हेयर है उनको हटाना होता है, क्लीन करना होता है। और अगर आप नहीं करके जा रहे हो घर से क्लीन, तो फिर वो आपके पूरे मतलब वहाँ पे नर्स आती हैं और बोलती हैं ये प्रोटोकॉल है, आपको क्लीनिंग करानी पड़ेगी। आप मतलब वो क्लीन करने लगती हैं। तो इस तरीके से अगर आप पूरी तरह मेंटली प्रिपेयर हैं कि आप C सेक्शन के लिए जा रहे हो या जैसे भी आप जा रहे हो, तो आप अपने घर से अपनी पूरे बॉडी को अच्छे से जो है वो हेयर को रिमूव करके जाइए, अच्छे से क्लीन हो करके जाएं। और उसी के साथ में एक चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि बिल्कुल भी डरने की या फिर ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये दुनिया में सिर्फ आप ही के साथ हुआ है, कुछ अनोखा नहीं होता है। मतलब बिल्कुल भी घबराएं नहीं, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। मेरे कहने का मतलब है कि सब कुछ नॉर्मल ही है, बस आपका दिमाग क्या चाह रहा है आपको ये डिसाइड करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों का सवाल था, मैं बिल्कुल खुल कर के बात कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों का सवाल ये था कि आपने सिजेरियन क्यों चुना। और किसी एक मोहतरबा ने कमेंट भी किया था कि सिजेरियन कराते हैं आजकल के लोग, नॉर्मल दर्द सहना सबके बस की बात नहीं है, और हम लोग ऐसे करते थे वैसे करते थे। तो आपको मैं बता दूं, आप कुछ भी सोचिए, लेकिन ना नॉर्मल है ना सिजेरियन नॉर्मल है। मेरे कहने का मतलब है कि हर डिलीवरी में आप जज नहीं कर सकते किसी को, कौन कैसे सरवाइव कर रहा है ये सिर्फ उसकी बॉडी और वो ही जानता है। तो मुझे लग रहा है कि जब बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने सिजेरियन क्यों चुना, आपने ऑपरेशन ही क्यों चुना, आपने C सेक्शन क्यों चुना, तो मैंने इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरे लिए कंफर्टेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मुस्कुराते हुए बच्चा करना था, मुझे हाय हाय करके और मुझे रो करके या फिर अपने आप को उस इतने ज़्यादा डीप पेन में डाल करके बच्चा करने का मेरा अपना मन नहीं था। तो इसलिए मैंने चुना कि एक ऐसा तरीका जिससे मेरा बेबी हो जाए, और पेन तो हो मगर इतना ना हो कि मतलब मुझे
मेरी हालत बिल्कुल खस्ता हो जाए। मैं चाहती थी स्माइल करते हुए जाऊं बेबी करने के लिए और स्माइल करते हुए ही मैं वापस आऊं। तो इसलिए मैंने चुना। और ये बात बिल्कुल गलत है कि सिजेरियन में पेन नहीं होता है। लाइक जब आपके स्टिचेस लगते हैं, 7 लेयर कटती हैं और पूरा 6 इंच का एक बड़ा कट लगता है जिसमें से बेबी को पेट से वो निकालते हैं, तो उसको सूखने में टाकों को और उसको मतलब सही होने में वक्त लगता है। और जब आप एक बार बेड पे लेट जाते हो और उसके 2 दिन बाद जब आप उठते हो तो उनमें जब खिंचाव पड़ता है तो थोड़ा दर्द होता है, थोड़ा नहीं, सम टाइम अनबेरेबल होता है, बट कोई बात नहीं, वो चलता है। बट मुझे उससे बहुत डर लगता है। मतलब ये चीज़ की जो नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे जो कट लगाते हैं, प्राइवेट पार्ट में जो कट लगा देते हैं, वो मुझे बहुत ही मतलब देख करके वीडियोस बहुत अजीब और डरावना सा लगता है। इसलिए मैंने अपने कंफर्ट के लिए, अपने मेंटल सुकून के लिए, क्योंकि मैं पोस्ट पार्टम डिप्रेशन में नहीं जाना चाहती थी भाई, उसके लिए, और मेरा काम रेगुलर कर सकूं उसके लिए, अपने बच्चे को एकदम हंसते मुस्कुराते उसको मैं कैरी कर सकूं, उसके लिए मैंने सी सेक्शन चुना। और उसके लिए खर्च होता है, तो आप मेंटली खर्चे के लिए भी प्रिपेयर रहें। अगर आप अच्छे हॉस्पिटल में कर रहे हो तो मैं ये नहीं कह रही कि स्टार्टिंग से लगाइए। आप अगर ऑपरेशन एंड डिलीवरी और उसके आसपास के 5 से 6 दिनों का ही खर्चा अगर आप लगाते हो तो 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक चली जाती हैं चीज़ें। एंड उसके अलावा अगर आप पूरे 9 महीने का जोड़ो तो उसका तो खर्चा बिल्कुल अलग है, वो तो बिल्कुल अपार्ट है। 1.5, 2 लाख, 3 लाख रुपए जाता है जांच में, खाने पीने में, केयर में और अपनी सारी एसेंशियल्स को इस्तेमाल करने में। उसके अलावा जब आप बेबी कर लेते हो तब तो खर्चा होता ही है। बेबी के एसेंशियल्स, बेबी के डायपर, बेबी की दवाएं, बेबी के इंजेक्शन, बेबी की जांच, बेबी प्रॉपर ठीक है कि नहीं, तो ये सारी चीजें होती है, बेबी के कंफर्ट। ओके, बिल्कुल भी इसको आप जज मत करना। सब किसी का अपना अपना अलग अलग मेथड है। अगर आप नॉर्मल कराना चाहती हैं डिलीवरी, आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो, पूरी तरीके से आपका दिमाग शांत है, आप सोच रहे हो कि मेरा तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, मैं नॉर्मल डिलीवरी में स्वस्थ रहूंगी, या मैं नॉर्मल डिलीवरी ही चाहती हूँ, डेफिनेटली आपको नॉर्मल करानी चाहिए। आपका ब्रेन आपका साथ देगा। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे से नहीं होगा भैया, मेरे को तो मतलब सी सेक्शन कराना है एंड दैट्स इट, तो कोई दिक्कत नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है, आपको पेन नहीं पता चलेगा एंड नॉर्मल डिलीवरी मतलब नॉर्मल प्रोसेस से आपका सी सेक्शन हो जाएगा और आप सही रहोगे। तो मेरा जब मेरे को ओवरनाइट ओटी में रखा था एंड मुझे बिल्कुल उलझन हो रही थी, मैंने कहा मुझे आप भैया जल्दी से मेरे रूम में पहुंचाओ, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी उन्होंने सुबह का 11 बजा दिया आते 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 कि अच्छा ठीक है। फिर मुझे 11 बजे वहां उन्होंने कहा था आपको एक दिन और रहना है ओटी में। मैं क्यों रहूं, वहाँ फर्जी मेरे जबरदस्ती इंजेक्शन 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 सब लग रहे थे। तो 3 दिन तक मुझे रूम में शिफ्ट करने के बाद भी जो है खाना नहीं मिला था। तीसरे दिन मुझे चाय और वो बिस्किट और यही मिला था, बन बन मक्खन। तो आपको बताऊं वहाँ की कैंटीन में यही मिल रहा था, घर से मैंने कुछ मंगाया नहीं था। तो मतलब 3 दिन तक वही ड्रिप पे ही मेरा सब चल रहा था, खाना पीना वही ड्रिपिंग ही थी जो वो देते हैं। तो जो इंजेक्शन्स लगते हैं, जो ग्लूकोज चढ़ता है वो। और आपको पता है मेरा थोड़ा सा चेहरा स्वेल हो गया था एंड लिप्स बहुत स्वेल हो गए थे, और वो क्लिप भी मेरे पास है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होता है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ये सोचो कि आपको क्या चाहिए। आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, आपको सी सेक्शन चाहिए। आप समटाइम्स क्या होता है कि आप नॉर्मल के लिए ट्राई कर रहे हो, हॉस्पिटल पहुंच गए हो, आपकी लेबर पेन हो रहे हैं, आपकी दुर्दशा हो चुकी है, उसके बाद लास्ट में कई बार क्या होता है, आप सी सेक्शन करा लीजिए, बेबी अटक गया है या बेबी टेढ़ा हो गया है या बेबी ने कॉर्ड फंसा ली है, बेबी हो नहीं रहा है, बेबी बाहर आ नहीं रहा है। तो इस चक्कर में इन सब झंझट से बचने के लिए और अपना टाइम खराब ना करके, मतलब फटाफट मुस्कुराते हुए बेबी करने जाने के लिए मैंने सी सेक्शन चुना। और ये मेरी चॉइस थी, सिर्फ मेरी, इंडिविजुअल मेरी। और मैंने मतलब डे 1 ही रातुल जी को कह दिया था कि मुझे अगर बेबी करना है तो मैं सी सेक्शन से करूंगी। और बहुत आराम से आप 2 से 3 बार सी सेक्शन से बेबी आप कर सकते हो, ठीक है।
और कभी कभी क्या होता है कि सी सेक्शन के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, अक्सर होती है। तो ये एक सवाल का जवाब है मेरी तरफ से कि मैंने भाई क्यों चुना। मैं तो बहुत खुश हूँ। उसके बाद में आपको पता है मैं रूम में शिफ्ट हुई, तो वहाँ बेबी तो थी नहीं, बेबी तो एनआईसीयू में थी। तो बेबी को दोपहर में लेकर के आए एनआईसीयू से। वहाँ पे उन्होंने कपड़े मंगाए थे, जो हम कपड़े ले गए थे, कपड़े दिए गए उनको, और पहन करके मेरी बेटी जो है रूम में आई। उसके बाद 2 दिन, अब क्या है कि मिल्क की बात आती है, तो ये जो है इन्होंने एनआईसीयू में पिया था फॉर्मूला मिल्क, ठीक है। और फॉर्मूला मिल्क पीने पे तो बच्चे फिर फॉर्मूला ही पसंद करते हैं। उसके बाद इन्होंने 2 दिन वही फॉर्मूला पी रही है। और उसके बाद जब रूम में आई तो इनको मेरी मतलब मैं ऐसा उठ नहीं पा रही थी, बट फिर भी मेरे डॉक्टर ने कहा था कि इनको आप फीडिंग कराते रहिए। बट मैं ट्राई भी 1-2 बार किया, बट उन्होंने सिर्फ फॉर्मूला मिल्क ही उनको पसंद आ रहा था। तो फिर सबने उनको मतलब टाइमली, मेरी सिस्टर ने उसकी केयर करी थी बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा। तो उसको वो हर आधे घंटे पे इनको फॉर्मूला मिल्क देना था, 30 ml हर 1 घंटे पे। तो वो पी रही थी ये। एंड उसके बाद इनको एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, ताकि आपके बच्चे को जॉइंटिस ना हो, यानी कि पीलिया ना हो। पहली बात जो कि मैं गलती करने जा रही थी, मैंने बहुत प्यारे प्यारे पीले कलर में कपड़े परचेज करे थे। मैं सोच रही थी ना कि येलो में तो बेबी बड़ा प्यारा लगेगा, येलो तो ऐसा है कि गर्ल को पहना दो, बॉय को पहना दो, किसी को भी पहना दो, क्योंकि पहले जेंडर पता नहीं था। तो मैंने मोस्टली वाइट, बेज एंड येलो में ही सारे कपड़े ले लिए थे। तो फिर मेरे को पता चला कि येलो जो कपड़े हैं वो न्यू बॉर्न को नहीं पहनाते। तो आप पीले रंग के कपड़े अपने नए नवेले बच्चे को ना पहनाएं, ताकि उनको पीलिया ना हो जाए, ऐसा होता है। और दूसरी चीज़, वहाँ पे नर्स वर्स भी मना करती हैं। उन्होंने ही कह दिया था कि आप क्या दे रहे हो, येलो कलर के कपड़े मत दीजिए उनको पहनने के लिए। फिर मैंने क्रीम कलर के कपड़े दिए थे, बिल्कुल सॉफ्ट। उसके बाद में दूसरी चीज़ आप ध्यान रखिए, जैसे ही बेबी आपके पास आ जाए, आप उसको नेक्स्ट डे एकदम सुबह सुबह की ताज़ा धूप दिखाओ। 2-3 घंटे उनको बिना किसी कपड़े के धूप में रखो, अच्छे से कवर करके साइड से, ताकि उनको हवा ना लगे। हो सके तो रूम में ही रखिए, खिड़की लगा करके, कांच की खिड़की के इधर आपको बेबी को धूप लगानी है, लेकिन धूप लगानी है आपको, डायरेक्ट धूप लगानी है उनको, ताकि उनको पीलिया ना हो। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आई नो ये मतलब मैंने एक्सपीरियंस करी हैं, तो मैं बोल रही हूँ, और भी बहुत सारे लोगों ने करी होंगी। तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे को जब पीलिया हो जाता है, बच्चा बीमार होता है, परेशान आप भी होते हो और बेबी भी होता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ है। और मुझे जो जो याद आता जाएगा मैं आपके साथ पार्ट 3, पार्ट 4 में शेयर करती जाऊंगी। और आपको बताती हूँ मैं, तो फिर ना एक दिन तो मैं आराम से लेटी रही, और वो जो बाथरूम के लिए मतलब यूरिन के लिए जो नली उन्होंने लगाई थी, उससे मुझे बड़ा आराम था। मैं पड़ी हूँ, वो आकर के उसके जो पैकेट थे यूरिन के, उसको चेंज कर जाती थी एंड खाली कर देती थी, और मैं आराम से लेटी हूँ, ना मुझे बाथरूम जाना है ना कुछ। तो जब 2 दिन हो गया, तो उन्होंने कहा, खाना पीना भी कुछ नहीं मिला था, तो तीसरे दिन उन्होंने कहा अब आप खड़ी हो जाइए और आप चलिए। डॉक्टर मुझे सुबह शाम चेक करने आती थी, तो उन्होंने कहा कि अब आप खड़े हो जाइए और आप चलिए, वॉक करिए हल्का फुल्का। तो मैंने कहा है मेरा तो पेट कटा हुआ है, तो मैं कैसे वॉक कर सकती हूँ। डॉक्टर ने कहा सब कुछ नॉर्मल है, आपके स्टिच ऐसे लगे हैं जो कि ऑटोमेटिकली गल जाएंगे, वही आजकल सबके लगते ही हैं। तो मैंने कहा ओके। तो फिर मैं जो है, मेरे को त्रिपाठी जी ने सपोर्ट से खड़ा करा, और मेरी सिस्टर ने। तो जब मैं खड़ी हो रही थी, खड़ी होते समय जब मैं खड़ी हो रही थी, तो एक तरफ के स्टिचेस में थोड़ा सा खिंचाव पड़ गया, वो उठते समय होता ही है। और उठने से पहले आपको डायरेक्ट नहीं उठना है, आपको हल्का हल्का करवट लेके लेटना है, हल्का, ताकि आपकी बॉडी यूज टू हो जाए एकदम से स्टैंड करने के लिए। तो फिर जब मैं गई, तो फिर वो लोग मुझे बाथरूम ले गए, एंड फिर ले करके आए, पकड़ करके। एक पट्टी टाइप की लगी होती है पेट पे, तो उसको बस पेट को थोड़ा सा पकड़ करके बैठना है। मैंने डॉक्टर से बोला कि आप मुझे बेल्ट दे दीजिए, मुझे बेल्ट लगानी है, बेल्ट लगाने का शौक है। तो उन्होंने कहा बेल्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब आप बिल्कुल ठीक हो, एकदम नॉर्मल, सारी जांच नॉर्मल है, ब्लड टेस्ट सब कुछ जो हो रहा था सुबह शाम सब कुछ नॉर्मल है।
फिर मैंने उन्हें बोला कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, तो उन्होंने कहा आप सब कुछ खाइए, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं खा सकते हो, बस ये है कि थोड़ा सा मतलब खट्टा, उन्होंने कहा कि थोड़ा एक एक दो दिन 4 दिन मत खाना, दही वही मत खाना, अगर मन हो तो फिर भी खा सकती हो, सब कुछ खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, दही मत खाओ, चावल मत खाओ, गर्म पानी पियो, फलाना ढिमकाना। लेकिन वहाँ पे एक सिस्टर थी, उन्होंने मुझसे कहा कि आप अजवाइन का पानी पीजिए कम से कम 15 दिन, गुनगुना पानी, और उससे आपका जो टमी है वो बाहर नहीं आएगा, प्लस आपका ब्लॉट नहीं करेगा, लाइक पेट जो है वो बिल्कुल भी बहुत कम गैस की प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज मतलब डिलीवरी के बाद कोई भी डिलीवरी हो, गैस की प्रॉब्लम होती है महिलाओं में। तो ये सारी एक जो कॉमन बातें हैं उन्होंने बताई, ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना। सो मैंने कहा ओके, और मैं, आपको पता है मैं बहुत चटोरी हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा। तो वहाँ कैंटीन में कचौड़ियाँ बनी थी एंड खस्ते बने हुए थे, तो त्रिपाठी जी ने कहा अगले दिन कि खाओगी, मैं लेके आऊँ? तो मैंने कहा हाँ लेके आओ, और वहाँ पे सब लोग आ रहे थे एंड बड़ा फुल मज़े हो रहे थे, जैसे हम किसी होटल में रुके हुए हैं उस तरीके से। और बिल्कुल एकदम सेकंड होम हो गया था वो हमारा, क्योंकि घर के पास था, तो गाड़ी फटाफट से जाती थी, फटाफट से आ जाती थी, कुछ भी चाहिए होता था तो फिर वो लेकर के आए, और मैंने 2 खस्ते कचौड़ियाँ खाई थी, आलू मसाले वाले जो आलू होते हैं उसके साथ में, एंड दही भी लेकर के आए थे वो मेरे लिए, और फिर उन्होंने मेरे लिए पूरा थाल दोपहर में ऑर्डर करा था, वो भी खाया था मैंने। दाल, बस चावल नहीं खाए थे क्योंकि चावल वहाँ की क्वालिटी नहीं अच्छी थी, दाल सब्जी रोटी ये सब खाया था, और खाना वहाँ का अच्छा था। और मेरे लिए खिचड़ी 1-2 बार बन के आई थी वहीं कैंटीन से, और भी मतलब जो फूड होता है जैसे दलिया वलिया, वो सारी चीज़ें आई थी। तो देखिए मैंने खाने में कुछ भी परहेज़ नहीं किया। हाँ मैंने दही बहुत कम मात्रा में खाया था 2 महीने तक, बाकी फिर 1 महीने मैंने स्किप कर दिया था। फिर 3 महीने जब कंप्लीट हो गए डिलीवरी को, यानी कि धनश्री जब 3 महीने की हो गई थी, फिर मैंने दही छाछ खाना वापस से शुरू कर दिया, बिकॉज उसके बिना मैं नहीं रह सकती, मुझे चाहिए, मैं खाती हूँ दही दही। तो फिर और घी तो मैंने खाया ही है डे 1 से, घी तो मैंने बिल्कुल स्किप नहीं किया। और हाँ, मैंने वो जो गोंद और आटे के पंजीरी के जो लड्डू होते हैं, सूखा मेवा जो उसमें पिस करके बनते हैं, जीरा वीरा डाल के और अजवाइन डाल के, गोंद डाल के, वो मैंने खाए हैं एकदम तबीयत से। वो मम्मी बना करके लाई थी, एंड वो जब फिनिश हो गए तो मैंने उनसे दोबारा बनवाए थे कि बनाओ भाई, और मैं खा लेती उनको, क्योंकि उनको खाने से मेरे कमर का दर्द चला गया। एक्चुअली क्या है कि गोंद अगर आप खाते हो तो पेन कम होता है कमर में, बैठने का काम होता है, आपको पता है जब वीडियो शूट होती है तो लगातार बैठते बैठते बैठते। तो मैंने गोंद के लड्डू जो हैं वो बढ़िया से खाए हैं, एंड मेरा ना मुझे बेल्ट लगाने की ज़रूरत पड़ी। हाँ मैंने जब बीच में लड्डू मैंने नहीं खाए थे 15 दिन स्टार्टिंग के, और बने ही नहीं थे, तो 15 दिन तक कोई आया नहीं था, तो मुझे ना कमर में दर्द होने लगा था, जब क्योंकि धनश्री के लिए पूरा 24-24 घंटा जगना पड़ रहा है, 24/7 ड्यूटी, तो कमर बहुत दर्द होती थी, एंड जिसकी वजह से बेल्ट मुझे लेनी पड़ी, और बेल्ट से भी मुझे थोड़ा आराम मिला, बहुत नहीं मिला, बट मैंने जैसे ही लड्डू खाना स्टार्ट किया 15 दिन में मेरा दर्द गायब। और उसके बाद मैंने लड्डू जो है वो, उसके बाद मैंने लड्डू कंटिन्यू किए, एंड उसके बाद मैंने 2 ढाई 3 महीने तक लगातार डेली सुबह शाम 1 2 3 जो जितने भी मैं खा सकती थी लड्डू मैंने खाए, और उसके बाद मेरा पेन अब नहीं है। जब डिलीवरी हुई थी उसके बाद 3 दिन हॉस्पिटल में रखा, चौथे दिन उन्होंने छुट्टी कर दी थी। वो तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो और 1 दिन रुक जाओ, मगर फालतू में अपना फाइनेंस वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में पैसे वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। उसके बाद में फिर हमने डिस्चार्ज लिया, दोपहर में हम वहाँ से निकले चौथे दिन, और उसके बाद, और पता है आपको 11 जून को मेरी एनिवर्सरी थी, हॉस्पिटल में ही मनाई थी सबने। उसके बाद में हम आए, मनाई क्या, सेलिब्रेट मतलब विश कर रहा था, ओके। उसके बाद में हम फिर जब, तो फिर हम दोपहर में वहाँ से चले हैं, जब डिस्चार्ज हुआ है सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ करके, धनश्री को एक बार रीचेक करा करके डॉक्टर से मैं मिली। तो आपको पता है डॉक्टर जो हैं वो तब तक जान गई थी, तो वो मेरे बारे में पूछ रही थी कि मैं कौन हूँ, मेरे चैनल के बारे में पूछ रही थी, एंड इतनी स्वीट, इतनी प्यारी हैं दोनों डॉक्टर। तो
बहुत सारे लोग ना मेरे से बोल रहे थे कि डॉक्टर के नाम बता दीजिए, तो मैं ना डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मेंशन कर दूंगी, तो आप चेक कर लेना। आई थिंक डॉक्टर उर्मिला नाम है उनका। बहुत स्वीट हैं वो, बहुत स्वीट हैं। एंड ये मैं बस कह नहीं रही हूँ, एक्चुअली बहुत स्वीट है। एंड दूसरी एक और डॉक्टर हैं, वो यंग हैं, चश्मा लगाती हैं, वो भी बहुत स्वीट है। तो फिर मतलब उन्होंने मेरे बारे में पूछा कि आप कहाँ कहाँ वीडियो बनाते हो, इंस्टा पे, फेसबुक पे। मैंने उनको सारे अपने पेज दिखाए जब मैं आ रही थी, डिस्चार्ज ले रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि आप देखना, ठीक है। फिर मैं आ गई घर पे। उसके बाद में तो आकर के पहले मैंने हालत देखी अपने घर की, तो बच्चों ने सब गंदा कर रखा था। फिर उसको थोड़ा बहुत क्लीन करा, क्योंकि मैं बिल्कुल नॉर्मल फील कर रही थी एंड बढ़िया वॉक कर रही थी। मतलब बस हल्का सा पेट को पकड़ रखा था सपोर्ट से। और फिर मैंने अपना स्टूडियो थोड़ा सा आकर के क्लीन करा। यहाँ बच्चे आकर के खेल गए थे, सब फैला दिया था इन्होंने। और फिर कपड़े लगाए मशीन में धुलने के लिए, और सब कुछ नॉर्मली मैंने चौथे दिन से किया। फिर लेकिन यह है कि आराम भी कर रही थी, बट थोड़ा थोड़ा काम भी कर रही थी, जैसे कि बेडशीट चेंज करना। फिर मेरी जो हाउस हेल्प थी, खाना उन्होंने ही बनाया है, झाड़ू पोछा बर्तन के लिए भी लगी हुई हैं, तो वही करती है। तो वो सारे काम मुझे कभी भी नहीं करने पड़े हैं। तो बाकी के काम, मेरे जो कॉमन काम है, वो तो मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। और धनश्री के लिए मुझे 24 घंटे जगना पड़ा है। वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। बस मैं इस वीडियो में इतना ही बता रही हूँ कि मैं डिटेल में इसलिए बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल मत डरो, और रिलेट करना आप, अगर आप के साथ में ये सारी चीजें होती हैं तो। और अगर आप कहीं अकेले रहते हो, सिंगल फैमिली, या अपने हस्बैंड के साथ में आप बाहर रह रहे हो फैमिली से दूर, तो आप बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल भी मत डरो। मगर खुद को ना थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर करो, और आपको जो अच्छा लगे आप वो करो, वो ही खाओ। एंड ईश्वर को बार बार थैंक यू बोलो, क्योंकि आपको माँ बनने का मौका मिल रहा है। एंड ये बहुत बहुत ही सौभाग्यशाली बात होती है। मतलब बच्चा मिलने के बाद महसूस होता है कि ओ माय गॉड, हमने क्या पाया है। सो मैं तो बार बार ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और आप सबका भी। और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी कहा कि इंस्टाग्राम पे पर्सनली मेरे पास मैसेज आए कि आपने बताया क्यों नहीं था, आपने अपनी जो 9 महीने की पूरी प्रेगनेंसी जर्नी है उसे ब्लॉग के जरिए क्यों नहीं दिखाया। तो मैं ना डरती थी, सच बात यही है। मैं थोड़ा सा घबराती थी, मुझे लगता था कि ये थोड़ी सी प्राइवेट, थोड़ी सी पर्सनल चीज़ है मेरी। और मुझे लग रहा है कि पहले एक बार मेरा बेबी मेरे हाथों में हो, मेरा सब कुछ नॉर्मल, एकदम सब कुछ अच्छे से हो जाए, फिर तो मैं आपको बता ही दूंगी। हालांकि बीच बीच में इन्फॉर्म करती रहती थी, बट मैंने इसीलिए डेली ब्लॉग शूट नहीं किए। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं पता नहीं खुद को कैसे माफ़ करूंगी, क्योंकि एक दो बार और जो है वो जो हुआ है उसकी वजह से, जो मिसकैरेज आप फेस करते हो उसके कारण, लाइक आप बहुत डर जाते हो। तो कई बार नज़र लगने का भी डर रहता है, ऐसा बड़े लोग कहते हैं, तो इसलिए मैंने बताया ही नहीं। मतलब बहुत कम लोगों को पता था, बट अभी तो सबको पता है। एंड मेरी धनश्री जो है वो बहुत ही कमाल करती हैं, दिन भर जो है उधम मचाती हैं, दिन भर बिजी रखती हैं, मुझे काम करने देती नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है धनश्री के साथ खेलना। सो थैंक यू सो मच, और उम्मीद कर रही हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और भी जो चीज़ें छूट गई हैं मुझसे डिटेल बताने के लिए, वो मैं कोशिश करूँगी आपको सब कुछ बताऊँ, ताकि आपके कहीं तो हेल्प हो सके। और हाँ, एक चीज़ और, मैंने ना बैंगन की सब्जी या बैंगन का भरता या चोखा बाटी, ये सब बिल्कुल अवॉइड किया था स्टार्टिंग के 5 महीने तक, क्योंकि मैंने किसी से सुना था कि बैंगन जो है वो समटाइम्स मिसकैरेज का कारण बन जाता है। तो इसलिए बैंगन भैया आप ना खाना ज़्यादा, और अगर खाना तो डॉक्टर से पूछ के खाना। और लास्ट के 3 मंथ में खा सकते हैं, बट मतलब सकते हैं, बट मैंने नहीं खाया। मैंने वो चीज़ें खाई नहीं जिसमें एक बार भी क्वेश्चन मार्क आ रहा था। और बाकी तो बढ़िया है सब। अपना ध्यान रखें और हेल्दी रहिए और स्वस्थ रहिए। और उम्मीद कर रही हूँ जिनको ये वीडियो अच्छी लगी है, या फिर जो भी चाहते हैं कि उनको भी ईश्वर जो है संतान दे, तो भैया आई विश कि आपकी सारी मुराद पूरी हो और सबको जो है वो माँ बनने का मौका मिले, क्योंकि ये एक बहुत ही ऑसम सी फीलिंग है। सो ये नॉर्मल वीडियो से हट करके वीडियोस हैं, बट मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि
अच्छा लगता है आपके साथ में सारी बातें बताना, प्लस कोई ना कोई एक ऐसी बात सोल्यूशन बन के निकल आती है किसी ना किसी के लिए। ठीक है, सो थैंक यू दोस्तों। और स्किन केयर में बेबी के या फिर एवरीडे एसेंशियल में मैंने चीज़ें कहाँ से ली और आप कहाँ से ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ा तो शेयर करी हुई हैं, बट फिर भी अगले वीडियो में मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगी कि मैंने अपने बच्चे की केयर किस तरीके से की है और बच्चे को बुखार आने से कैसे बचाया है, बच्चा एसी में कैसे सरवाइव करता है और बच्चे को किस तरीके से मैंने प्रोटेक्ट रखा है। तो ये सारी बातें बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच, जब मौका मिलेगा। बाय दोस्तों। में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपकी आईज क्यों रेड हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इतना कम नींद मिलती है, इतना ज्यादा धनश्री के लिए जगना पड़ता है वक्त बेवक्त, तो वक्त बेवक्त की मतलब उसके वजह से आईज रेड हो जाती हैं, बट ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी तो एक शेड्यूल बन जाएगा सोने जगने का, तब आईज रेड नहीं रहेंगी, बस और कोई बात नहीं है। प्लस स्क्रीन पे थोड़ा ज्यादा काम करने की वजह से भी ये हो सकता है, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया।